हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री, जो हम स्पेक्ट्रम कवर करें, उसी का चैप्टर नंबर 2, जहां पर हम जानने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम क्या है। ये थोड़ा सा जानेंगे हम। इसमें बेसिकली हमें पढ़ना है कि मॉडर्न हिस्ट्री जो लिखा गया, ओके, जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है उसको लेकर अलग अलग हिस्टोरियंस के किस तरह के अप्रोच रहे हैं, डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में पढ़ना है हमें यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहानी है या कोई इंसिडेंट है, उसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे कहीं की कोई कहानी है, कहीं कोई घटना हो गई, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, महिला पुरुष के बीच में हो गया या दो फैमिलीज के बीच में हो गया। अब वहां पर देखने वाले का अपना अपना नजरिया है, ठीक है। और अगर आप श्रोता है, आपको बाद में आकर बात बताई जा रही है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेल है और वो मेल का बहुत फेवर लेता है, वो बोल सकता है कि लड़की की गलती थी, उसने गलत चलाया, ऐसा। कोई और व्यक्ति है जो कि फीमेल का साइड लेता है, वो बोलेगा मेल की बहुत गलती थी। कोई और है जो फैमिली मैन टाइप का होगा। कोई और है जो रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, तो वो उस हिसाब से गलती बताएगा। यानी कुल मिलाकर कोई भी घटना जब घटित होती है और वो किसी और तक पहुंचाई जाती है, तो पहुंचाने वाला कौन है, उसके थॉट प्रोसेस का बहुत इंपैक्ट पड़ता है उस इंसिडेंट के एक्सप्लेनेशन पे, कि उसकी विचारधारा क्या है। ओके, आपकी विचारधारा क्या है, तो हम अपनी विचारधारा के हिसाब से बातों को आगे पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम हिस्ट्री की बात करने वाले हैं, कोई स्टोरी ऐसा वाला नहीं है इंसिडेंट। हम यहाँ पे इतिहास की बात करेंगे, चाहे प्राचीन इतिहास है, चाहे मध्यकालीन इतिहास है, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास है। इतिहास वो जो बीत गया, और जो बीत गया है उसको बाद में निकाला गया है, ठीक है, अलग अलग तरीके से, उस समय के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, उस समय के लिटरेरी सोर्सेस से। और जब हिस्टोरियंस ने उस हिस्ट्री को निकाला, आपके सामने रखा, तो हिस्टोरियंस किस पक्ष में हैं, उससे उसे उसने अपनी हिस्ट्री लिखते हुए उस थॉट प्रोसेस को डाला है। तो हमें हिस्ट्री की, जब हम ये बुक्स पढ़ते हैं, तो हमें अलग अलग टाइप के स्कूल्स दिखाई देते हैं, ठीक है, या अलग अलग तरह की विचारधारा वाले इतिहासकार दिखाई देते हैं, जिनके हमने मेजर कुछ 4 सेक्शन बनाया और कुछ और छोटे छोटे सब सेक्शंस की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। कि ये बड़ी विचारधारा वाले हमें 4 ग्रुप्स दिखाई देते हैं, जिन्होंने इतिहास को अपनी इस विचारधारा के प्रभाव में लिखा है। ये छोटे हमें कुछ अन्य विचारधारा के लोग दिखाई देते हैं, छोटे ग्रुप दिखाई देते हैं, जिनकी ये विचारधारा थी इतिहास को लिखने में। और इस चैप्टर को हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। जब आप बुक में पढ़ेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज है जो पढ़ के लगता है क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, जो सबसे सिंपल हो सकता है मैं वो आपको डिलीवर करने वाली हूँ। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपका कंसेप्ट, कि बोलना क्या चाह रहा है, अलग अलग अप्रोचेस क्या है हिस्ट्री को लेकर, वो अप्रोच के बारे में बस आपको जानना है। और अगर आपको वो क्लैरिटी है, चाहे एक लाइन का ही क्लियर है, बस इतना ही आपके काम का है, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे आपको नाम देखने को मिलते हैं अलग अलग हिस्टोरियंस के, वो एकदम से याद नहीं होगा। जैसे जैसे आप हिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे, खुद ब खुद उन नामों का जिक्र आएगा, तो वो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे हमने चैप्टर 1 अभी डिस्कस करा था, लास्ट हमारा जो सॉरी प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था, तो वो चैप्टर 1 में बहुत सारे हमने नेम्स के बारे में जाना था, तो वो खुद ब खुद याद होंगे आगे आने वाले समय में। इसी तरह ये भी कुछ ऐसा ही चैप्टर है। तो फैक्ट को लेकर अभी बहुत परेशान नहीं होना है, अभी केवल कंसेप्ट को समझिए। जैसे चैप्टर 1 का आपने कंसेप्ट जाना था, चैप्टर 2 में भी कंसेप्ट, और कंसेप्ट यही है कि इतिहास को लिखने वाले इतिहासकारों की कौन सी अलग अलग विचारधारा वाले हमें स्कूल्स दिखाई देते हैं। वो स्कूल्स या फिर वो जो अप्रोच है, बस उसको आपको समझना है। बाकी कौन राइटर, कौन सी किताब लिखा, वो रिवीजन करोगे या आगे उनमें से कुछ के नाम मिलेंगे, खुद आपको लर्न हो जाएगा जब आप स्टोरी फॉर्म में आएगा वो। अभी फैक्ट है ना डायरेक्टली, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। बाकी ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है, तो आप में से जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कि आप कौन से क्लास में हैं या कॉलेज के कौन से ईयर में, उस हिसाब से आप इन डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, इनका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम ही है, जहां पर पूरा डिफाइन कर दिया कि आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक भारतीय इतिहास
जो पूरा का पूरा जो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लिखा गया है उसके लेखन के प्रमुख उपागम कौन कौन से डिफरेंट हमें अप्रोचेस दिखाई देते हैं। मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लिखते हुए हमें कौन कौन से अलग अलग थॉट्स दिखाई देते हैं या अलग अलग थॉट वाले स्कूल्स दिखाई देते हैं। तो क्या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ऐसा था? नहीं, सबके लिए, पूरी इंडियन हिस्ट्री, पूरा जो भारत का इतिहास लिखा गया ना उसमें हमें ये विचारधाराएं दिखाई देती हैं। हमने एंशिएंट करते हुए भी इस चैप्टर को कवर करा था। एंशिएंट में भी ये चैप्टर था जब हमने आर.एस. शर्मा की जो सीरीज फॉलो की थी, वहां पर भी ये अलग अलग उपागम दिए थे। तो इंडियन हिस्ट्री में हमारा एंशिएंट आएगा, इंडियन हिस्ट्री में हमारा मिडेवल आएगा, इंडियन हिस्ट्री में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, या फिर इसको आप बोलते हो प्राचीन भारत का इतिहास, इसे हम बोलेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, एंड द लास्ट वन आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो इन तीनों के लिए ही ये लागू होता है। आधुनिक में थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी जो हम देखेंगे। तो जो हमारा इतिहास है ना उसको लिखते हुए हमें कौन सी विचारधारा या विचारधारा वाले इतिहासकार दिखाई देते हैं, बस यहीं से ये चैप्टर की शुरुआत होती है। थोड़ा सा हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देता है कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास लेखन क्या होता है। इतिहास लेखन के लिए टर्म यूज किया जाता है जिसको हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। हिस्टोरियोग्राफी क्या है? हिस्टोरियोग्राफी वो जहां पर इतिहास और इतिहास लेखन किया जाता है इतिहास की ऐतिहासिक व्याख्या करते हुए। इतिहास क्या है? जो भी बीत गया सब इतिहास है। और जब इसकी व्याख्या की जाती है, व्याख्या करना मतलब जो भी बीता है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, और ऐसी व्याख्या को ही हम क्या बोलते हैं? इतिहास लेखन कहते हैं। ठीक है, बीते हुए समय की व्याख्या करना इतिहास के रूप में क्या कहलाता है? इतिहास लेखन या फिर हिस्टोरियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए इतिहास के पिता किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लास्ट जो हमारा प्रीवियस जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, बच्चों ने उसका आंसर दिया था, तो मुझे समझ आया था कि कुछ बच्चों ने लास्ट तक वीडियो देखी है। तो प्लीज वीडियो में आप कंटिन्यूअस बने रहा करिए। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? इतिहास में ऐतिहासिक परिस्थितियों की व्याख्या की जानी चाहिए। इतिहास क्या है? इतिहास वही है जो बीते हुए जो भी परिस्थिति रही है उसकी व्याख्या करे। ठीक है, मतलब वो समय का क्या सिचुएशन था उसको एक्सप्लेन करे, वही क्या है? इतिहास है। ठीक है, और वो एक्सप्लेन करते हुए या फिर उसकी व्याख्या करते हुए, उस परिस्थिति की व्याख्या करते हुए उसके साथ में स्पष्टीकरण भी दे कि अगर ऐसा हुआ तो उसके बारे में प्रॉपर स्पष्टीकरण दे, प्रमाण भी उसके साथ जोड़े कि ये फैक्ट है, उसके बारे में प्रमाण और तर्क आधारित होना चाहिए। तो ऐसा ही इतिहास लेखन एक्चुअल में सही माना जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रही हूँ? अब कई सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं ना कि हिस्ट्री पढ़ने की हमें आवश्यकता क्या है। ओके, क्वेश्चन आता है कि हमको क्या करना है हिस्ट्री जान के, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाता है उसमें बीता हुआ जो समय है उसकी परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है। उस समय क्या सिचुएशन थी उसकी व्याख्या की जाती है, उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है, उसमें तर्क जोड़े जाते हैं, उसमें फैक्ट जोड़े जाते हैं, और इसका बेनिफिट कब मिलता है? आने वाले भविष्य में मिलता है कि अगर भविष्य में कोई ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हुई तो हमें उसके बारे में पता है, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है। तो भविष्य में वैसी घटनाएं पॉजिटिवली या नेगेटिवली उनका एक तरह से क्या बोलते हैं, सीख लेने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन अध्ययन करते हुए परिस्थितियों की व्याख्या होनी चाहिए, और परिस्थिति की व्याख्या कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट रूप से प्रमाणित तर्क वितर्क के आधार पर होनी चाहिए। तो ऐसा इतिहास ही सही इतिहास माना जाता है। ओके, सभी के समझ में आ गया? चलिए, इतिहास लेखन के उपागम ज्ञान के रूप में इतिहास को समझने की भूमिका हम बना पाते हैं। व्यापक रूप से इतिहास के 4 संप्रदाय या स्कूल हैं। अब आप बोलोगे ये क्या है? मान लो एक कोई सीन क्रिएट हो गया, कोई भी एक्सीडेंट हो गया या कोई भी सिचुएशन क्रिएट हुई, इसको देखने वाले 4 लोग हैं। यहाँ पर हमें 4 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये सब व्यक्ति अलग अलग विचारधारा के हैं, ABCD। तो ये एक स्कूल कहलाएगा, ये अपनी सोच के आधार पे इसकी व्याख्या करेगा। ये दूसरा स्कूल कहलाएगा, ये अपनी सोच के आधार पे व्याख्या करेगा। ये तीसरा स्कूल, ये चौथा स्कूल। ठीक है, सभी के समझ में आ गया? तो इनको बोला जा रहा है डिफरेंट स्कूल्स हैं, अलग अलग विचारधारा के, और इस
इसको मानने वाला एक ग्रुप होगा, इसको मानने वाला एक बड़ा ग्रुप, इसको मानने वाला एक बड़ा ग्रुप और इसको मानने वाला एक बड़ा ग्रुप। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको इन चारों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और समझ विकसित करनी है कि किसी को पढ़ते हुए जब आप इस विचारधारा वाले हिस्टोरियंस की किताब को पढ़ेंगे और आपको पता है कि इसकी विचारधारा ऐसी है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। ठीक है, आप समझ जाएंगे कि इसकी विचारधारा ऐसी है, यानी कि ये इस ओर झुककर सारी एक्सप्लेनेशन कर रहा होगा, या इसकी विचारधारा ऐसी है तो ये इस ओर झुककर सारी एक्सप्लेनेशन कर रहा होगा। तो जब ये एक्सप्लेन करेगा, अगर आपको इसकी विचारधारा के बारे में नहीं पता है, आप इसको तटस्थ मानकर पढ़ रहे हैं, तो आपकी सोच भी इसके हिसाब से ही बन जाएगी। ठीक है, कि इसने किसी को बुरा बोल दिया तो आप बुरा मानोगे, इसने किसी को अच्छा बोल दिया तो अच्छा मानोगे। लेकिन जब आपको पता लग गया कि ये व्यक्ति इस पर्टिकुलर के सपोर्ट में है, अब आप जब इसकी बात को सुनोगे तो आप थोड़ा सा खुद फिल्टर कर लोगे कि ये इस पक्ष में थोड़ा ज्यादा झुककर बोल रहा होगा। बस इतना हमें बेनिफिट मिलता है इन विचारधाराओं को पढ़ने से, कि जब ऐसे हिस्टोरियंस की बुक पढ़ते हैं कि भाई ये इस स्कूल के हैं, ये इस स्कूल के, ये इस स्कूल के, ये इस स्कूल से, तो हमको पहले ही पता रहते हैं कि इनका झुकाव इस तरफ है, तो हम थोड़ा सा फिल्टर करते हुए चीजों को स्टेबल कर लेंगे। समझ में आ गया? बस बहुत सिंपल रखना है, इसको ज्यादा कचरा नहीं करना है। ठीक है, मेरी कोशिश है बिल्कुल इजी तरीके से बताऊं, और इस चैप्टर को पढ़ना है, स्किप नहीं करना है, इवन एक भी चैप्टर हमें स्किप नहीं करना है। ठीक है, पहला विचारधारा या स्कूल जिसको बोल रहा है औपनिवेशिक, दूसरा राष्ट्रवादी, तीसरा मार्क्सवादी और चौथा अधीनस्थ उपाश्रित, या फिर इसको आजकल सबाल्टन भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉलोनियल स्कूल जो होंगे, कॉलोनियल नाम से ही पता लग रहा है कि औपनिवेशिक जो होंगे, औपनिवेशिक का मतलब है कि जो एक ऐसा देश जो किसी दूसरे पर शासन करता है, तो वो तो औपनिवेशिक, उसका उपनिवेश क्या कहलाएगा, जिस पर वो शासन कर रहा है, और वो उसका शासक कहलाएगा। ठीक है, तो औपनिवेशिक विचारधारा का मतलब हो गया कि एक ऐसे हिस्टोरियंस जो शासक करने वाली विचारधारा से अपने आप को समर्पित मानते हैं या उससे ओतप्रोत हैं, और ये इस थॉट प्रोसेस के साथ इसके बारे में लिख रहे हैं। तो सोच लो, शोषित के बारे में नेगेटिव ही लिखेंगे। राष्ट्रवादी का मतलब है जो यहाँ से उपजे हैं। ठीक है, तो ये अपने फेवर में चीजें लिखेंगे, इसकी बात को नकारेंगे। मार्क्सवादी जो है, जो ना इसकी बात किसकी कर रहा है, वो एक शोषित वर्ग की बात कर रहा है, एक गरीब, वो जो बहुत पिछड़ा हुआ तबका है, मजदूर है, किसान है, अन्य जो श्रमिक वर्ग है, उनकी बात करेगा। वो भी किसान में भी सारे किसान नहीं, जो निचले लेवल पर हैं। ओके, जो बंधुआ मजदूर की तरह काम करने वाले किसान है, उन वर्ग की बात करेगा, शोषित वर्ग की ये बात करेगा। और अधीनस्थ, उपाश्रित या सबाल्टन, ये भी कुछ मार्क्सवाद की तरह ही बात करता है। बस डिफरेंस ये है कि जो सबाल्टन वाला है वो स्पेसिफिक केवल ग्राउंड लेवल पर जो बहुत वीकर सेक्शन है उनकी बात नहीं करेगा, ये पूरे दो बड़े वर्गों की बात कर देता है यहाँ पर, एक जो बड़े अमीर है और जो एक पूरा मिडिल क्लास वाला पूरा का पूरा वर्ग है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंशिएट है, डिफरेंसेस है, उसकी ये बात करता है। ठीक है, अभी आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इन चार विचारधारा वाले इतिहासकारों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और भी हमें दिखाई देते हैं अन्य, इसमें एक है संप्रदायवादी, एक है कैम्ब्रिज। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एक और है, ठीक है, जो कि महिला आधारित विचारधारा को हमें शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नारीवादी विचारधारा। ठीक है, तो बस यही हमारे आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है। बहुत सिंपल है, एक एक करके फटाफट सबको पढ़ लेते हैं। पहला, औपनिवेशिक उपागम। औपनिवेशिक उपागम का मतलब है ये भारत और इधर हमारा ब्रिटेन, तो ब्रिटेन जो भारत पर आकर रूल कर रहा है। ठीक है, रूलिंग टाइम पीरियड के बारे में मैंने पहले भी आपको बता रखा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि 1600 में ब्रिटेन की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। किस उद्देश्य से आती है? व्यापारिक उद्देश्य से आती है। कब तक व्यापार करती है? 1765 तक केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार या ट्रेड कर रही होती है। ठीक है, 1765 से ये दो काम करेगी, व्यापार तो करेगी, प्रशासन भी चालू कर देगी। जब बंगाल इसने कॉन्कर कर लिया पूरी तरह से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद,
डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कहो, फिर वन बाय वन बाकी रीजन्स को अपने कंट्रोल में करेगी। तो कब तक? 1765 से 1858 तक यही ईस्ट इंडिया कंपनी अब दो काम करेगी, एक तो ट्रेड का काम करेगी या कमर्शियल काम करेगी, और दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम भी ये मैनेज करेगी। तीसरा टाइम पीरियड कब है? 1858 से 1947 तक। 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया और क्राउन रूल चालू हो गया। डायरेक्ट ब्रिटेन की महारानी इंडिया पे रूल करेगी, ब्रिटेन में बैठे हुए इस टाइम पीरियड में। और रूल में केवल क्या होता है? पॉलिटिकली चीजों को ये मैनेज करते हैं। और भारत का व्यापार तो 1813 में ही पूरे ब्रिटेन के लिए खोल दिया गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो मैं आपको बताना चाह रही थी। औपनिवेशिक विचारधारा या उपागम क्या है कि ये जब इंडिया में रूल करते हैं इस टाइम पीरियड में और इस टाइम पीरियड में, ठीक है, तो हमारे शासक ये बन बैठे, ठीक है, पहले छोटे क्षेत्रों के, फिर ऑलमोस्ट इंडिया के 2/3 पार्ट के। तो उस समय ये हमारे शासक बन के बैठे हुए हैं। और ऐसे हिस्टोरियंस जो इन्हीं के अधिकारी हैं, इन्हीं के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, खुद ब्रिटिश या ब्रिटेन के फेवर में हैं, वो जब भारत के बारे में लिखेंगे, ओके, जिस विचारधारा से ग्रसित होकर, उसको क्या बोला जाएगा? औपनिवेशिक उपागम बोला जाएगा। अब क्या लिखेंगे ये तो पूछने का जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि हम ठीक नहीं है, वही सब कुछ है। बस इसी विचारधारा का यहाँ पर हमें प्रभाव दिखाई देता है। यह औपनिवेशिक देशों के इतिहास से संबंधित है। ये विचारधारा जो है वो जितने भी इसके उपनिवेश होते हैं उनके बारे में लिखते हैं। जितने भी उपनिवेश होंगे इनके, भारत ने और भी क्षेत्रों पर इन्होंने कंट्रोल किया था, देशों पर, उन सब का इतिहास ये लिखते हैं तथा ऐसे कार्यों की ओर इशारा करते हैं जो प्रभुत्व की औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित था। ये सब कुछ यही लिखेंगे जिससे कि इनका उस देश पर शासन करना सही दिखाई दे, अपने आप में करेक्ट दिखाई दे, ठीक है। यह लेखन कार्य प्रभुत्व की इच्छा औपनिवेशिक शासन के औचित्य से संबद्ध था, जिसने पश्चिमी संस्कृति और मूल्यों की प्रशंसा की और पश्चिम के व्यक्तियों का महिमा मंडन किया, ठीक है, और बताया कि भाई हमारा तुम पर रूल करना बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो ये सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, होता क्या है, जब ब्रिटिश ना पहली बार बंगाल पे यहाँ पर रूल करने लगते हैं ना, ठीक है, तो उनके पास में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। पहली बार जब इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को जानना स्टार्ट करा, जो मैं बोल रही हूँ ये विचारधारा कब सामने आई, तभी आती है 1765 में, जब पहली बार ये बंगाल पे रूल चालू करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी था वो हम बाद में पढ़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो फिलहाल के लिए ध्यान रखो कि उस समय इनके दिमाग में आया कि हम जब बंगाल के क्षेत्र या प्रशासन हमारे नियंत्रण में आ गया है, तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी हमें मेंटेन करना है, यहाँ पर बहुत सारे विवाद भी होंगे। अब न्याय देने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें नहीं पता भारत की न्यायिक ढांचा क्या है, इनके पर्सनल लॉज क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैलेंज इनके सामने यही आया और इस वजह से सबसे पहले ये भारतीय विधि ग्रंथों का अनुवाद कराएंगे, ठीक है। हमारे साहित्य में गए, इतिहास में गए और विधि ग्रंथों का अनुवाद कराएंगे ताकि हमारा काम चल सके, ठीक है। इसके बाद दोबारा इन्होंने भारत के इतिहास को जानने की कोशिश की, कब? जब 1857 का रिवोल्ट हुआ और हमने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब हमने इनके खिलाफ विद्रोह किया तब ब्रिटिश के सामने क्वेश्चन मार्क आ गया कि अब हमें भारत के इस विद्रोह को देखते हुए कुछ ऐसा करना होगा ताकि हमारा रूल स्टेबल रहे और दोबारा ये विद्रोह करने की सोचे ना। हम तो अपने आप को स्टेबल करें और मजबूत करें, इनको अंदर से पूरी तरह से तोड़ दे। तो तोड़ने के लिए चलो जरा इनका इतिहास पढ़ लेते हैं। और हम तब तक अपने इतिहास, ऐसा नहीं था भारतीय इतिहास था नहीं, इतनी सारी किताबें लिखी हुई है, सब हम आर एस शर्मा में पढ़कर आए हैं कि हमारे प्राचीन इतिहास साहित्यिक रूप से कितना भरमार था, है ना। विश्वविद्यालय नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में पूरी लाइब्रेरी बनी हुई थी, तो हमारे पास किताबों की कमी नहीं थी। हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत सारे, धार्मिक या अन्य लेवल पर, ठीक है, लेकिन हम उससे थोड़ा सा दूर हो चुके थे, ठीक है। उसकी एक जो हमारा प्राचीन इतिहास था उसकी जो आधुनिक व्याख्या थी वो हमने नहीं की थी, ओके। और वही ब्रिटिश को समय मिला, जब 1857 का विद्रोह हुआ, ब्रिटिश को वो मौका मिला, ब्रिटिश ने भारत का इतिहास पढ़ा और उस इतिहास का अपने हिसाब से व्याख्या किया। और व्याख्या किस कंटेक्स्ट में किया कि हम नीचे वो ऊंचे, ओके। ब्रिटिशर्स ने बताया कि भाई हाँ, तुम्हारे देश में, भारत में कभी एक रूपता नहीं थी, ओके, कभी एक देश नहीं था, छोटे छोटे राज्य यहाँ पर रूल करते थे, कहीं अवध है, कहीं बंगाल है, ये चीजें दिखा रहे हैं हमें,
कि देखो हमेशा से ऐसा था, जबकि ऐसा नहीं था। आपने पढ़ा मौर्यन एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर तो ब्रिटिश भी नहीं बना पाए इंडिया में, है ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कितने बड़े रीजन पर कंट्रोल था। फिर ये बताते हैं कि देखो तुम काले असभ्य लोग हो, ठीक है, और तुम पर पहले से ही विदेशी शासन करते आए हैं। एंशियंट टाइम पीरियड से ये बता देंगे कि विदेशियों ने तुम पर रूल किया, नॉर्थ वेस्ट से अटैक किया, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, अलेक्जेंडर, ये सब ये बताएंगे। इनकी जो किताबें पढ़ोगे उसमें विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में बिल्कुल इतना ज्यादा लिखा हुआ है। इवन अलेक्जेंडर की तो पूरी कहानी लिख दी है, कब आया, क्या किया, क्या कपड़ा पहना, पूरा भरा हुआ है उसको, है ना। तो ये बताते हैं कि देखो विदेशी तुम पे आज नहीं पहले से शासन कर रहे हैं। तो इस तरह की भावना दिखाकर, इस तरह का इतिहास व्यक्त करके ये अपनी पश्चिमी संस्कृति और मूल्यों को ऊंचा उठा देते थे और अपने व्यक्तियों का महिमा मंडन करते हुए हमें थोड़ा सा नीचा गिरा देते थे, ताकि हम मानसिक रूप से टूट जाए, हमें अपने इतिहास की जानकारी नहीं, हम मानसिक रूप से टूट जाए और इनके प्रशासन को वैधता मिल जाए। और वैधता भी कैसे दिलाते थे ये, कि देखो हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, हम गोरे हैं, हम हमारे पास ज्ञान है और हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं तुम्हें ज्ञान देने, तुम्हें सभ्य बनाने, तो तुम्हें तो हमारा थैंकफुल होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो आगे इस तरह के हिस्टोरियंस में हमें इनके नाम दिखाई देते हैं। जेम्स मिल है, माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन, विंसेंट स्मिथ, इस तरह के काफी सारे हमें हिस्टोरियंस यहाँ पर दिखाई देते हैं जो इस विचारधारा से ग्रसित होते हैं और वो औपनिवेशिक सरकार की तारीफ करते हुए ही पूरा भारत का इतिहास लिख डालते हैं। इस प्रकार के वर्णन में भारत को अवरुद्ध समाज, कि देखो तुम्हारा समाज अवरुद्ध, अब वो अवरुद्ध समाज कैसे बोलते हैं, जब ब्रिटिश इंडिया में आए और रूल चालू करेंगे तो हमारे समाज में कुछ जटिलताएं आ गई थी, जो हम देखते हैं ना, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा या छुआछूत, काफी चीजें चल रही थी, अंधविश्वास, जादू टोना। लेकिन ये तो इमीडिएट वाला एक्शन था, है ना। एंशियंट टाइम पीरियड से तो हमारा भारत का इतिहास ऐसा नहीं था, बहुत गरिमापूर्ण इतिहास था हमारा, जहां पर वेदों की ओर जाने की बात कही जा रही है मॉडर्न इंडिया में। क्यों? क्योंकि इतना गरिमापूर्ण वाला इतिहास था। या फिर मिडिवल हिस्ट्री की भी बात करें तो हमें भारत में दिखाया जाता है मिडिवल हिस्ट्री मुगल काल, सल्तनत का, लेकिन एक्चुअली नहीं है। मतलब एक ही पार्ट पर उनका रूल है। इधर राजपूताना स्टेट दिखाई दे रहे हैं, दक्षिण भारत में हमें और बड़े बड़े किंगडम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो उस समय का एक कला संस्कृति अपने पीक लेवल पर था। समझ में आ रहा है। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब आई थी ट्रेड करने के लिए, मुगल से टकरा नहीं पाई थी, वो चुपचाप से सीधे साधे व्यापार कर रही थी क्योंकि इतने पावरफुल थे हम। लेकिन जब इन्होंने लिखा तो ये क्या बता रहे थे कि आपका समाज अवरुद्ध है, पिछड़ी सभ्यता है, जादू टोना, परलौकिक बातें कर रहे हो, तुम दूसरे दुनिया की बात कर रहे हो, तो तुमको दूसरे दुनिया की ही समझ है, तुम वो संभालो, इस दुनिया की समझ तुम्हें नहीं है, तो हमें संभालना पड़ेगा, तुम पर आके हमें शासन करना पड़ेगा। सांस्कृतिक रूप से इन्होंने हमें निकृष्ट बताया। बताओ, ये सांस्कृतिक रूप से हमें निकृष्ट बता के गए। अब आप सबने पढ़ लिया है ना एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को आपने पढ़ा, तो आप बताइए आपकी संस्कृति कितनी ज्यादा मजबूत थी। मतलब हमारा व्यापार चल रहा था एंशिएंट टाइम पीरियड में, हमने जाना कहाँ से कहाँ तक जा रहा था। मिडिवल में भी हमने डिस्कस करा इवन कि साउथ ईस्ट एशिया से चल रहा है, अरब से चल रहा है, यूनान से चल रहा है। कल्चर, इंडिया का कल्चर कैसे बाहर जा रहा है, बाहर का अंदर आ रहा है। तो सांस्कृतिक रूप से तो हम बहुत ज्यादा समृद्ध थे। इवन वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस हैं, चाहे हम बात करें मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, उनके पैरेलल हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखाई देती है। लेकिन बस बात ये था कि तब हम इस समय आते आते हमारा जो वो इतिहास था ना, थोड़ा सा हमारी उससे दूरी बन गई थी, जिसका इनको फायदा उठाने का मौका मिला। तो इन्होंने बस यही बताया है, ब्रिटेन को इन्होंने उत्कृष्ट दिखाया है, जिसका कोई औकात नहीं था उस मूवमेंट पर जब हमारा एंशिएंट चल रहा था, मिडिवल चल रहा था, ठीक है। उन्नत और विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। विज्ञान प्रौद्योगिकी वहां कब आ रही है? आपने सबने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा है, मिडिवल हिस्ट्री मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक एक क्लास को अटेंड करिए, हिस्ट्री का कोई भी सीरीज मत छोड़िए, क्योंकि मैं अब लिंक करूंगी चीजों को। मेरे को ऐसा है कि मैं पढ़ा दिया है उस क्लास में, आप बोलोगे इसमें नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारी दूसरी सीरीज भी इसी चैनल पे चल रही है, तो सबको फॉलो करिए आप, ठीक है। तो हमने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था और देखा था कैसे 6th सेंचुरी एडी में ये जो रोमन एम्पायर था ये टूट गया था ईस्टर्न रोमन या फिर बजेंटीन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में। और ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है ये निपट जाता है, फिर ईस्टर्न रोमन एम्पायर तो आगे जाएगा 12th सेंचुरी एडी तक। वेस्टर्न रोमन एम्पायर, पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूट गया, खत्म हो गया। यहाँ पर जर्मनी कबीलाई लोग जो थे उन लोगों ने हमला कर दिया और ये कबीलाई समाज बन गया। यहाँ पर कृषि होने लग गई और कृषि होते होते धीरे धीरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा
और 10th सेंचुरी एडी में जाके ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि यहाँ पर अब हमें नगरों का उद्भव दिखाई देगा, पुनर्जागरण दिखाई देगा। तो 10th के बाद आगे 11th 12th पर जाकर यहाँ पर पुनर्जागरण हो रहा है। फिर धीरे धीरे विज्ञान प्रौद्योगिकी आ रही है इन पश्चिमी यूरोप वाले देशों में। तो ये जो पश्चिमी यूरोप के देश जहां पर इस समय विज्ञान प्रौद्योगिकी आ रही है और जहां भारत में 1st सेंचुरी BC AD में ही हम बात कर चुके हैं सुश्रुत, चरक, अन्य लोगों के बारे में, वो हमें बोल रहा है कि तुम्हारे पास में विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं थी, क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी अपने इतिहास का, हम थोड़ा सा दूरी बना चुके थे। तो बस इसने इस तरह का व्याख्या किया, मैं इसलिए इसको काउंटर कर रही हूँ ताकि आप बता सको कि हाँ ये किस तरीके से गलत थे। बस इन्होंने अपना महिमा मंडन किया और इसका रीजन क्या था, ये क्यों आए अपना महिमा मंडन करने, क्योंकि ये अपने शासन को वैध ठहरा सके। समझ में आ गया। तो जब भी आप ऐसे हिस्टोरियंस की बुक को पढ़ेंगे तो इसको पढ़ते हुए आपको ध्यान रखना है कि इनका दृष्टिकोण कैसा है, औपनिवेशिक दृष्टिकोण है। तो ये कुछ भी लिखेंगे ऐसा ही अपने आप को सुपीरियर दिखाएंगे, हमें इंफीरियर फील कराएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो वो आपको बैलेंस रखना है जब भी आप ऐसे हिस्टोरियंस की किताबों को पढ़ेंगे। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रवादी उपागम। ये पिता के छोटे बच्चे हैं, मतलब कि किसी की लड़ाई हो गई, दो लोगों की, दो पड़ोसियों की, पापा लोगों की, तो बच्चा आता है बदला लेने, तुमने ऐसा कैसे किया, मेरे पापा को ऐसा कैसे बोला। तो बस ऐसा ही था जब हमारे देश को ब्रिटेन के इतिहासकारों ने, जो भी वहाँ हमारा इतिहास लिख रहे हैं, इस तरह की उन्होंने व्याख्या की, तो आए राष्ट्रवादी उपागम वाले कि नहीं तुम तो गलत कह रहे हो, बस हम भिड़ने के लिए आ गए। और उस भिड़ने के चक्कर में हम इतने अंधे हो गए कि थोड़ा सा हम तटस्थता से एक तरफ झुकाव पर ही चले गए। मतलब एक होता है ना कि उन्होंने हमारा बहुत बुरा बोला, अब उस बुरे को काटने के लिए हमने बताया, अच्छा बताया, लेकिन हम बहुत ज्यादा अच्छे पे चले गए। जो हमारे समाज में थोड़ी सी कुरीतियां थी, नो डाउट थी, हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि चीजें गड़बड़ थी और उसको ठीक किया गया है ना। आज हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17, वहां पर लिखा है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत दंडनीय अपराध। क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि समाज में है छुआछूत। महिलाओं के लिए अलग अलग हमारे फंडामेंटल राइट में स्पेशल प्रोविजन किया गया है, आर्टिकल 15 एक्सेप्शन है, आर्टिकल 16 में दिखाई देता है। क्यों भाई, क्योंकि एक्चुअली सोशल स्टेटस उनका थोड़ा सा डाउन हुआ, चीजें खराब हुई है, बिगड़ी है ना। सती प्रथा को बैन किया गया, क्यों किया गया, तो ऐसा नहीं था कि हमारा समाज बिल्कुल परफेक्ट था, पहले था वैदिक टाइम पीरियड में, लेकिन उसके बाद चीजें धीरे धीरे गड़बड़ हो रही हैं। और जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो एक्चुअली हमारे समाज में चीजें ठीक नहीं थी। तो ये जब आते हैं ना राष्ट्रवादी, तो इन्होंने ब्रिटिश का काउंटर किया, बहुत अच्छे से किया, सही तथ्यों के साथ किया, लेकिन इनको काउंटर करते करते जो अपने समाज की बुराइयां थी उसको बैलेंस करना ये भूल गए। समझ में आ गया, सब कुछ ही पॉजिटिव दिखा दिया। तो जब आप राष्ट्रवादी उपागम वाले इतिहासकारों की किताबों को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको बैलेंस अप्रोच रखना है कि ये इतना ज्यादा देश प्रेम में ओतप्रोत है कि कुछ भी गलत नहीं दिखाएंगे, जैसा नहीं है, कहीं कहीं पे चीजें गड़बड़ है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना। क्यों अगर आप ऐसा बोल दोगे कि नहीं सब कुछ ही अच्छा है, तो जड़ता आ गई ना भाई, आपके समाज में जो कमी थी वो तो वैसे ही रह गई, उससे तो फिर आपके समाज का ग्रोथ रुकेगा ना। लेकिन अगर आपने उसको काउंटर किया सही फैक्ट बताते हुए और अपने समाज में जो कमियां थी उसको भी दिखा के उसको बताया ताकि हम इसको खत्म कर सके, तभी तो एक्चुअल हमारी ग्रोथ होगी ना। तो बस यहाँ पर यही बोला गया है, राष्ट्रवादी उपागम की विचारधारा वाले एक तरफ झुके हुए हैं, अच्छा उनको काउंटर किया और सही तथ्यों के आधार पर किया। इनका विकास औपनिवेशिक उपागम से सामना करने और प्रत्युत्तर देने के रूप में हुआ। इन्होंने उनको अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया जब इंडिया में राष्ट्रवादी विचारधारा आई, और ऐसे हमें हिस्टोरियंस दिखाई दिए तो इन्होंने छोड़ा नहीं, ढंग से लताड़ा औपनिवेशिक विचारधारा वाले इतिहासकारों को, जहां राष्ट्रीय आत्मसम्मान के निर्माण का प्रयास किया गया। कि आप कैसे बोल रहे हो कि भारत की संस्कृति नहीं थी, सभ्यता नहीं थी, जड़ता था, ऐसा नहीं है। देखो हमारा प्राचीन इतिहास उठाकर पूरा इन्होंने लाइन लगा दी और सब कुछ तथ्यों के साथ बताया। इनमें इतिहासकारों ने मौजूदा ऐतिहासिक स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर औपनिवेशिक ऐतिहासिक विवरण की असत्यता को सिद्ध किया। अब इनके पास में इतने सारे ऐतिहासिक स्रोत हैं, हमें पता है ना एंशिएंट टाइम पीरियड से हमें सारे स्रोत मिलने लग जाते हैं, स्पेशली बुद्ध काल से बहुत सारे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यंस के टाइम पीरियड, पोस्ट मौर्यन, बहुत सारे विदेशियों के विवरण, इतना सारा। तो जो भी मौजूदा साहित्यिक स्रोत थे उन सबको उठाकर जो भी औपनिवेशिक ऐतिहासिक विवरण उन लोगों ने लिखा था
उसको इन्होंने असत्य सिद्ध करा कि ये पूरा गलत तुम लिख रहे हो, इसको उठाओ ना, ये देखो पढ़ो क्या लिख रहा है यहाँ पर और तुम क्या बता रहे हो। ठीक है, यहाँ राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने और धार्मिक, जाति, भाषाई या वर्ग भेदभाव के सम्मुख लोगों को एकजुट किया। जब इसने बात किया राष्ट्रवाद, तो नो डाउट एक तो अपने देश की गौरवमयी संस्कृति का इन्होंने बखान किया, प्लस साथ में जब इसने राष्ट्रवाद बोला ना, तो उससे क्या होगा, सब लोगों को एक देश वाली फीलिंग, मतलब एकजुट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसने राष्ट्रवाद की बात की, तो इससे लोगों में यूनिटी आई, एकजुटता आई, धार्मिक, जाति, भाषाई या वर्गीय भेदभाव से आगे बढ़कर लोगों ने एक समझा। लेकिन इस चीज के लिए तो आप एक समझ ले रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दो फैमिलीज हैं, एक परिवार में रोज घर में लात घूसे चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब उसी परिवार के किसी पर्सन की दूसरे से लड़ाई हो जाए, तो फिर ये सारे एकजुट होकर उसको कूटने आ जा रहे हैं, तब यूनिटी दिख रही है। तो इन्होंने जो व्याख्या की उससे यूनिटी तो इनमें आई, लेकिन इंटरनली तो प्रॉब्लम्स है ना। ये वाली चीज बस यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, जो मैं समझाना चाह रही हूँ। क्योंकि आप बोलोगे कि ये तो एकजुट कर रहे हैं, एकजुट हो जा रहे हैं, जब इनके खिलाफ की बात आ रही है तब ये एकजुट हो जा रहे हैं। तो इन्होंने एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मुद्दे को उठाकर यह उपागम मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के प्राचीन मध्यकालीन युग के बारे में वर्णन करता है। जो हमारा भारत का इतिहास है उसका एंशिएंट टाइम पीरियड, उसके मिडिवल टाइम पीरियड के बारे में ये एक्सप्लेन करता है। कि एंशिएंट मिडिवल इसलिए क्योंकि आधुनिक काल तो अभी चल ही रहा था ना, उसके बारे में राष्ट्रवादी उपागम अभी नहीं लिखेंगे, उसके बारे में राष्ट्रवादी उपागम लिखेंगे 1947 के बाद। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रवादी उपागम है ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस को कैसे काउंटर करता है, अपना एंशिएंट हिस्ट्री के माध्यम से, प्राचीन इतिहास लिखकर, अपना मिडिवल हिस्ट्री के माध्यम से, मध्यकालीन इतिहास लिखकर, लेकिन आधुनिक इतिहास लिखकर जो काउंटर करेंगे वो 1947 के बाद दिखाई देंगे। और जो 1947 के बाद राष्ट्रवादी इतिहासकार आएंगे ना, वो बहुत तटस्थ थे, वो बहुत सही तरीके से लिख रहे थे। ना केवल वो औपनिवेशिक उपागम वालों को काउंटर कर रहे थे, बल्कि उन्होंने सही अप्रोच दिखाया अपनी सोसाइटी में, या जो भी चीजें चल रही थी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से गड़बड़, उसको भी दर्शाया, उसकी भी व्याख्या की, समाज की, अर्थव्यवस्था की, राजनीतिक व्यवस्था की असल व्याख्या की। तो 1947 के बाद जो राष्ट्रवादी इतिहासकार दिखाई देते उनका अप्रोच ज्यादा बैलेंस था, इनका थोड़ा सा एक तरफ झुका हुआ था। और राष्ट्रवादी उपागम जो जिसकी अभी हम बात करें, ये एंशिएंट मिडिवल का ही वर्णन करता है, मॉडर्न का 1947 के बाद। अब 1947 के पहले राष्ट्रवादी उपागम के कौन कौन से हमें इतिहासकार दिखाई देते हैं, ये देखिए। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने किस बताया था बहुत डिटेल से कि किस तरह ब्रिटिश जो है वो इंडिया के वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं, मतलब अलग अलग लेवल पर इन्होंने ब्रिटिश की पोल खोली और भारतीयों की संस्कृति की गरिमा का वर्णन किया, जिसमें दादा भाई नौरोजी, रनाडे जी, जोशी जी, आरसी दत्त, केटी तेलंग, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब हमें दिखाई देते हैं गैर अकादमिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री द्वारा बहुत अच्छे से पोल खोली गई 19th सेंचुरी एडी में कि उपनिवेशवाद क्या कर रहा है भारत में, और प्रॉपरली इसकी आलोचना की, वैज्ञानिक रूप से तथ्य देते हुए आलोचना की। इतिहास तभी अच्छा इतिहास माना जाएगा जब वैज्ञानिक रूप से उसकी व्याख्या की जाती है। समझ में आ गया? यानी कि जो फैक्ट है ना, जो तर्क वितर्क है, उसको जब सम्मिलित किया जाता है तभी वो इतिहास है, जो इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने ऐतिहासिक विकास की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए भारतीय सामाजिक संस्थाओं के ऐतिहासिक मूल्यांकन की उपेक्षा कर दी। बस इनका एक यही थोड़ा सा लूप होल हमें दिखाई देता है कि उनको काउंटर करने के चक्कर में जो भारत की सामाजिक संस्थाएं थी, जो भारत का उस समय का समाज था या सामाजिक संस्थाएं थी, उनका सही तरीके से मूल्यांकन नहीं करा कि ये अपने आप में सही है कि नहीं, अभी काम सही करी कि नहीं करी, उसकी इन्होंने उपेक्षा कर दी, जो इनका एक थोड़ा वीक पॉइंट दिखा, जिसकी वजह से हमें थोड़ा आगे चीजों को ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। अब तीसरी विचारधारा, मार्क्सवादी उपागम। मार्क्सवादी विचारधारा किसकी बात कर रहा है? देखो, ये मार्क्सवादी आप समझ जाओ, यूरोप उधर से ही निकल कर आ रहा है विचारधारा। ये विचारधारा उपनिवेश के तरफ ही झुका रहेगा, लेकिन ये डायरेक्टली उपनिवेश की तरफ मैं बोल रही हूँ क्या, जो हमारा
जो हम पर शासन करने वाला औपनिवेशिक साम्राज्य है, ठीक है, जैसे ब्रिटेन, ये उसी की तरफ झुका रहेगा, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं झुकता है, ये इनडायरेक्टली ब्रिटेन की तरफ झुकता है। कैसे? ये नहीं बोलता है कि भाई उनका अपर शासन करना सही है कि नहीं है, या फिर आप कितने सही हो कि गलत है, ये अलग ही विचारधारा के साथ आता है। ये बात करता है दो वर्गों की, ठीक है, एक वर्ग जिसको बोला इसने शोषक वर्ग, और दूसरा जिसको बोला इसने शोषित वर्ग, ठीक है। तो शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। बोल रहा है ये कि शोषित वर्ग में आ जाते हैं सारे जो गरीब लोग हैं, जैसे मजदूर, श्रमिक, इस तरह के लोग, और शोषक वर्ग में आ जाएंगे सभी अन्य लोग, जो भी आपके मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित लोग हैं वो भी, और चाहे अन्य शासक वर्ग या अधिकारी हो गए वो भी, राज्य हो गए वो भी, ये सब शोषित वर्ग में आते हैं। तो इसने जो कन्फ्लिक्ट है वो ये नहीं दिखाया कि तुम गलत हो या ये गलत है, इसने बोला नहीं, भारत में ही जो ग्राउंड लेवल पर हमें दिखाई दे रहे हैं ना, गरीब या वीकर सेक्शन, वो उनका शोषण हो रहा है, ठीक है। और कौन कर रहा है? जितने भी मिडिल क्लास हैं, चाहे वो इंडियंस ही हैं, ये सब मिलकर उनका शोषण कर रहे हैं, या जितने भी अपर क्लास हैं, अब वो इंडियंस हैं या यूरोपियंस हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो भी मिडिल या अपर क्लास के लोग हैं वो लोग इनका शोषण कर रहे हैं। और भारत में जो विद्रोह हुआ या आंदोलन हो रहे हैं, ये परिणाम इसका नहीं है कि उपनिवेशवाद के खिलाफ आप लड़ाई लड़े हो, परिणाम किस चीज का परिणाम है ये कि शोषक वर्ग इसका शोषण कर रहा है, और ये शोषित वर्ग इतना एक्सप्लॉइट हो चुका है कि अब ये विरोध कर रहा है, ठीक है। और नंबर्स में इसका तबका ज्यादा है, शोषित वर्ग की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अब ये विद्रोह कर रही है, और यही विद्रोह जो है वो आपको नेशनल मूवमेंट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और ये तब तक चलेगा जब तक ये वर्ग अपना वर्चस्व स्थापित ना कर ले, या समाज में इक्वालिटी ना आ जाए, साम्यवाद ना आ जाए। जब वो आएगा तब जाकर ये विद्रोह या ये आंदोलन शांत होगा, ऐसा मार्क्सवादी अप्रोच कहता है, ठीक है। अब इन्हीं की भाषा में थोड़ा पढ़ लेते हैं, किताबी लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों ने इतिहास लेखन के मार्ग या दिशा को परिवर्तित किया, यानी कि जो हमारा हिस्ट्री को लिखा जा रहा है उसमें नए नए स्कूल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से ये भी है। रजनी पामदत्त जैसे मार्क्सवादी इतिहासकारों ने प्रारंभिक साम्राज्यवादी विरोधी संघर्षों और द्वितीय अंतर विरोधों के उपचार को समन्वित करने में पूरी तरह से असफल रहे। मतलब इनका जो वो था ना, प्रारंभिक साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष, मतलब जो भारतीय साम्राज्यवाद के विरोध संघर्ष कर रहे हैं, या अंतर विरोधों के उपचार, भारत में ही जो अंतर विरोध दिखाई दे रहे हैं, वो दो अलग चीज हैं। मतलब कि हमने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया, और भारत में भी हमें छोटे छोटे रिवोल्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं लोकल लेवल पर, जो कि गरीब अमीरों के खिलाफ कर रहे हैं, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट ये कर ही नहीं पाए। और इन्होंने कुल मिला के सारी चीजों को निग्लेक्ट करते हुए सीधे बोल दिया कि जो औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष हो रहे हैं ना, ये औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष एक्चुअली है नहीं, ये उपनिवेश अपने साम्राज्य के अपने शासक के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ये वर्ग या सामाजिक संघर्ष है, ठीक है। वर्ग या सामाजिक संघर्ष का मतलब है कि उच्च वर्ग के खिलाफ निम्न वर्ग का संघर्ष है, ठीक है। और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी संरचित बुर्जुआ आंदोलन के रूप में दिखा दिया कि ये एक बुर्जुआ आंदोलन है, जहां पर शोषित वर्ग शोषण करने वालों के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। क्लियर हो गया? तथा इसके मुक्त और सर्ववर्गीय के रूप में अपेक्षा की। ये कब ठीक होगा? जब प्रॉपर बैलेंस जो है वो आ जाएगा। बैलेंस का मतलब क्या है? समानता आ जाएगी, जो शोषित वर्ग है इसका शोषण रुक जाएगा, इनको इनके अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, इक्वालिटी आ जाए, सब लोग बराबरी पे पहुंच जाएंगे, तब जाके ये शांत होगा, ठीक है। ये था मार्क्सवादी उपागम। तो क्या दिखा आपको? ये बात ही नहीं कर रहा है कि ब्रिटिश हम पर शासन कर रहे, ब्रिटिश हमारा शोषण कर रहे, ये कुछ और ही बोल रहा है। अब कुछ और बोलने में इसने गलत नहीं बोला, इसने सही बोला। बहुत सारे ग्राउंड लेवल पर थे जिनका शोषण हो रहा था, वो हमारे समाज की कुरीतियां थी,
लेकिन इसने सिर्फ उसकी बात कही और इस चीज को तो पूरा नेग्लेक्ट ही कर दिया। क्या भारतीय ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे थे? पूरे भारतीय एकजुट करके आंदोलन कर रहे थे। इतने बड़े बड़े मूवमेंट दिखाई देते हैं, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सारे मूवमेंट कौन कर रहा था और किसके खिलाफ कर रहा था? क्या निचला वर्ग ऊंचे वर्ग के खिलाफ कर रहा था? नहीं, भारतीय ब्रिटिश के खिलाफ कर रहे थे, जिसको इन्होंने पूरा नेग्लेक्ट कर दिया। समझ में आया? तो ये मार्क्सवादी अप्रोच है जो हमें दिखाई देता है। अधीनस्थ या उपाश्रित या इसको सबाल्टन कहते हैं। थोड़ा सा इसमें मार्क्सवादी में बहुत सिमिलैरिटी है, थोड़ा सा ही चेंज है, समझ लो बस। एक बार थोड़ा बेसिक आपका क्लियर हो जाए। इसकी शुरुआत मौजूदा इतिहास लेखन के आलोचक के रूप में 1980s में हमें ये सबाल्टन वाले दिखाई देते हैं, या इसको उपाश्रित कहा जाता है। इसने अन्य ऐतिहासिक उपागमों पर लोगों की आवाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया कि अब तक जितने भी आपको अलग अलग स्कूल्स दिखाई दिए हैं, चाहे औपनिवेशिक स्कूल जो औपनिवेशिक उपागम था, या राष्ट्रवादी था, या मार्क्सवादी था, इन सब ने लोगों को छोड़ दिया। अब लोग मतलब समझो, ये पूरे जन की बात कर रहा है, पूरे जन की बात कर रहा है। अब मार्क्सवादी किसकी बात करते? मार्क्सवादी लोगों की बात नहीं कर रहे थे, वो शोषित की बात कर रहे थे, सिर्फ शोषित वर्ग की, जिसमें वो काउंट कर रहे थे श्रमिकों और मजदूरों को, ठीक है, जो लेबर क्लास होते थे। यहां पर ये बात कर रहा है सभी लोगों की, ठीक है, कि आप लोगों ने इन जो भी इतिहास लिखा, लोगों को, जन को नेग्लेक्ट किया। इसने बताया कि भारतीय इतिहास लेखन की समस्त परंपरा का झुकाव अभिजात्य वर्ग की तरफ है, अतः यह पक्षपाती है। इसने बोला जितना भी लिखा है भारत का, भारतीय इतिहास जो लिखा है, ठीक है, उस लेखन में बात किसके फेवर में जा रही है? अभिजात्य वर्ग, ठीक है। चाहे औपनिवेशिक उपागम हो, वो बात कर रहा है ब्रिटिश की, वो भी अभिजात्य वर्ग है। चाहे राष्ट्रवादी उपागम हो, वो भी किसकी बात कर रहा है? अभिजात्य वर्ग की बात कर रहा है। तो इसने बोला कि राष्ट्रवादी भी तो इंडियंस की बात कर रहे हैं ना, भारतीयों की बात कर रहे हो, भारतीय करते ही ये अपर क्लास को ले ले रहे हैं, लोअर की राइट्स की तो बात कर ही नहीं रहे। तो इसका कहना था कि जितना भी इंडियन हिस्ट्री लिखा गया है, इसमें लोगों को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। इनके दृष्टिकोण से औपनिवेशिक काल में भी भारतीय समाज में मूलभूत विरोध और संघर्ष एक तरफ कौन था? तो बोल रहे कि एक तरफ थे कुलीन लोग। जो संघर्ष था वो एक्चुअली किसके बीच में था? कुलीन, बड़े जो लोग थे फेडरेटरी सिस्टम में, ठीक है। कुलीन वर्ग भी कौन से? कुलीन में दोनों आ जाएंगे, भारतीय भी आ जाएंगे और विदेशी भी आ जाएंगे, यानी ब्रिटिशर्स भी इसमें सम्मिलित थे। और दूसरा तरफ जो ग्रुप था वो कौन था? उपाश्रित। उपाश्रित मतलब आप समझ गए, इन दोनों के बीच में था उपाश्रित, जिसकी अभी हमने बात की है, जो अन्य लोग हो गए, ठीक है। तो बोल रहे कि एक्चुअली जो भारत में विद्रोह था या आंदोलन था, वो दो ग्रुप्स के बीच में था। और वो दो ग्रुप कौन थे? बड़े अमीर लोग जो बिल्कुल अपर क्लास वाले हैं, और उसके बाद से सारे के सारे उपाश्रित, यानी जितने भी अन्य लोग बच गए, चाहे वो मिडिल क्लास के हो या लोअर मिडिल क्लास के हो, सब इसमें सम्मिलित है। और जो विद्रोह था वो इनके और इनके बीच में था, जो हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में दिखाई देता है। इनका ऐसा कहना था। आप समझ पा रहे जो ये बोल रहे हैं? अब मार्क्सवादी से इसको कैसे अलग करना है, डिफरेंशिएट यही करना है कि मार्क्सिस्ट जो है वो ये बोलते हैं कि मिडिल क्लास, अपर क्लास, ब्रिटिश, ये सब एक तरफ है, और जो सबसे लोअर क्लास में है श्रमिक वर्ग, वो एक तरफ है। और ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि नहीं, सारे जन, और कौन? धनी अमीर जो कुलीन भारतीय विदेशी, वो एक तरफ है। तो ये वाला दायरा ना इसका बड़ा हो जाता है, किसका? सबाल्टन्स का, ठीक है। और मार्क्सवादियों का ये वाला दायरा बड़ा हो जाता है। समझ में आ गया? तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। इनके अनुसार भारतीय लोग कभी एकजुट नहीं थे। समझ में आ रहा है? कभी भी एक साझा साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष भारत में दिखा ही नहीं। कोई भी ऐसा हमें संघर्ष नहीं दिखा जिसमें पूरा भारत के सभी लोग एकजुट हो और साम्राज्यवाद के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब तो यही है ना कि भाई साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष नहीं है, संघर्ष है अमीरों और गरीबों के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक कोई आंदोलन नहीं दिखाई देता, आंदोलन की दो धाराएं दिखाई देती है, ऐसा ये बोलते हैं, ठीक है। जहां पर ये इनके खिलाफ लड़ रहे हैं
और उसमें भी अमीर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस तरह की चीजें ये दिखाने की, सॉरी, दो अलग धाराएं थी आंदोलन की, एक जिसमें ये अमीरों के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरा ये उन पे रूल करने वाले ब्रिटिश के खिलाफ। दो तरीके से आंदोलन हो रहे हैं और वो आम लोग ही आंदोलन कर रहे हैं, और आम लोग का आंदोलन दो लोगों के खिलाफ है। वो दो लोग कौन हो गए, आई होप आप समझ पा रहे हैं। वो दो लोग हैं, एक तरफ जो उन पर रूल कर रहे हैं और दूसरी तरफ अभिजात्य वर्ग। ओके, यहां तक डन है? हाँ जी, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, ठीक है। अगला बोल रहा है सांप्रदायवादी उपागम। संप्रदायवादी उपागम क्या बोल रहा है, तो वो चार मेन थे, चारों को आप एक्सप्लेन कर देंगे। संप्रदायवादी उपागम क्या बोलता है, ये बोलता है संप्रदायवाद की बात करेगा, उस तरफ झुकाव रहेगा। और जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होता, तो मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री कैसे लिखने की कोशिश की। इन्होंने हिस्ट्री को बताया, तीन काल में बांट दिया, और वो तीन काल को संप्रदाय के आधार पर बांट दिया ताकि भारतीय कभी एकजुट हो ही ना। और तीन काल को संप्रदाय के आधार पे कैसे बांटा, एक जिसको बोला हिंदू काल, हिंदू काल किसे बोला, एंशिएंट को या प्राचीन भारत के इतिहास को। दूसरा बोला मुस्लिम काल, मुस्लिम काल किसे बोला, मध्यकालीन भारत के इतिहास को। तीसरा बोला ब्रिटिश काल, अपने टाइम पीरियड को इसने बोल दिया, लो जी हम हैं आधुनिक काल, इनके आने से क्या मॉडर्न हुए हम, ठीक है। तो हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल, ये जो भारत का डिवीजन था ना, ये सांप्रदायवाद की सोच के आधार पर किया गया था। सांप्रदायवादी उपागम विचारधारा वाले जो इतिहासकार थे, इन्होंने राष्ट्रवादी इतिहासकारों की भांति सांप्रदायवादी इतिहासकारों ने स्वयं को पूरी तरह औपनिवेशिक इतिहास लेखन तक सीमित रखा। मतलब इन्होंने भी केवल और केवल किस पर फोकस करा, जैसे राष्ट्रवादी जो थे वो क्या कर रहे थे, राष्ट्रवादी इतिहासकार बाकी चीजों पे बात ही नहीं कर रहे थे, सिर्फ बात कर रहे थे कि जो औपनिवेशिक उपागम वालों ने बोला उसको काउंटर करना है। तो इसी तरह सांप्रदायवादी उपागम वाले जो आए, इन्होंने भी खुद को सीमित रखा केवल औपनिवेशिक उपागम तक, बाकी चीजों की बात ही नहीं की, समाज, अर्थव्यवस्था, अन्य चीजों की बात ही नहीं हो रही है। इनके अनुसार भारत का मध्यकालीन इतिहास हिंदू मुस्लिम मतभेद का टाइम पीरियड था। ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध थे, और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, और दुश्मन भी इस रूप में थे कि छोटे छोटे शिविरों के रूप में ये एक दूसरे के दुश्मन बन के रहते थे, ठीक है। तथा मध्यकालीन भारत में मुसलमानों ने शासक वर्ग का रोल प्ले किया और हिंदुओं पर शासन किया, तथा हिंदू शासित अधीन और पराधीन थे, ऐसा इन्होंने प्रचारित किया। तो ये जो स्कूल था ना, बेसिकली भारत में फूट डालने की कोशिश कर रहा था, और जो किया भी और हुआ भी, उसका परिणाम भी हमें आगे दिखाई देता है। तो सिर्फ इनका ये दर्शाना था कि देखो तुम भिड़ जाओ आपस में, तुम कब भिड़ोगे, जब दिखाया जाएगा कि एक समय था जो हिंदू काल था, हिंदू काल था, उसमें हिंदू शासन करते थे भारत में। अरे कैसे हिंदू शासन करते थे, हिंदू काल जैसा कुछ नहीं था। एक टाइम पीरियड था जिसको हम वैदिक टाइम पीरियड कहते हैं, जहां पर हिंदू धर्म का वर्चस्व दिखाई देता है। लेकिन 600 के बाद आप बौद्ध धर्म भी देख रहे हो, आप भारत में जैन धर्म भी देख रहे हो, तो आप कैसे बोल रहे हो केवल हिंदू काल था? नहीं, कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं है जब भारत में केवल हिंदू, वैदिक के बाद तो बुद्धिज्म आ गए, जैनिज्म आ गए, है ना। तो अभी इसको कोई पर्सनली मत लेना, कई बच्चे ना बहुत ही ईगो पे ले लेते हैं, आपने ऐसा कैसे, मैं नहीं, किताब ने बोला है, मैं सिर्फ यहाँ पर किताब का मुंह बनकर आती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ, तो पर्सनली कोई नहीं लेगा। तो यहाँ पर जो बुक में फैक्ट बताया उसके हिसाब से वैदिक टाइम पीरियड हिंदू धर्म हमें दिखाई देता है। फिर हिंदू धर्म रुकता थोड़ी, वो तो चलता है आगे, लेकिन उसके बाद हमें नए धर्म भी दिखाई दिए ना, बौद्ध और जैन। आज आप बोलते हो बौद्ध हिंदू का हिस्सा, लेकिन ये तो बाद में हुआ ना, 10th सेंचुरी एडी के बाद हम देखते हैं। उसके पहले तो इसने अपना एक रूपता बनाया हुआ था, इंडिविजुअलिटी जो है वो इसकी मेंटेन थी, अलग ही रूप में इसको माना जा रहा था। जैन धर्म का आज भी मेंटेन है, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड में आप इस्लाम कहाँ से ढूंढोगे? एंशियंट खत्म हो जा रहा है 7th सेंचुरी एडी में, क्योंकि 7वीं शताब्दी ईस्वी में एंशियंट इसलिए खत्म हो रहा है, ये नहीं कि मुसलमान आक्रमणकारी आ गए, इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उस समय सामंती अर्थव्यवस्था है भारत में, बड़े नगरों का पतन हो गया, छोटे छोटे नगर अस्तित्व में आएंगे, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था आएगी। और जो एक बड़ा चेंज आया उसे हमने बोला मध्यकाल
की शुरुआत हुई, ठीक है। तो जो मध्यकाल की शुरुआत हुई है 7th सेंचुरी एडी में, और तभी इस्लाम का उद्भव हुआ है। तो भाई इस टाइम पीरियड में तो इस्लाम था ही नहीं, तो आप इसको स्पेशली क्यों हाईलाइट कर रहे हो हिंदू काल से? ऐसा तो कुछ था ही नहीं। जब इस्लाम का ओरिजिन ही बाद में हुआ है तो फिर इस समय कोई मतलब था नहीं। क्लियर हो गया? तो इसको हिंदू काल दर्शाना पहले गलत है, क्योंकि बौद्ध जैन धर्म चल रहा है, आगे हिंदू के ही अलग अलग हमें निकलते हुए दिखाई दे, शैव वैष्णव ये सब चीजें दिख रही हैं। अब इसको, जिसको आप मुस्लिम काल भी बोल रहे हो भारत में कि मुस्लिमों ने शासन किया हिंदू पर, वो भी आप गलत बोल रहे हो। क्योंकि एक्चुअली 7th सेंचुरी एडी के बाद कौन बोल रहा है कि पूरे भारत में मुस्लिम शासन कर रहे थे? नहीं था पूरे भारत में। 7th सेंचुरी एडी से हम मध्यकाल को दो हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं। एक जिसको बोलते हो आप पूर्व मध्यकाल या फिर अर्ली मिडेवल पीरियड, दूसरा जिसको आप बोलते हो उत्तर मध्यकाल या फिर लेटर मिडेवल पीरियड। ओके, तो अर्ली मिडेवल पीरियड जो 7th सेंचुरी से लेकर या मान लो 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक चल रहा है, ठीक है। और ये मानकर चलो कि 1200 से लेकर 1700 तक चल रहा है। तो क्या इस टाइम पीरियड पे पूरे भारत पर मुस्लिम रूल कर रहे थे? नहीं, धर्म के आधार पे था ही नहीं चीज। यहाँ पर हमें दिखाई देता है 800 से 1200 तक, 1200 तक तो हमें कोई मुस्लिम रूल दिखाई ही नहीं देता है। तो ये कैसे बोल देते हैं मिडिवल टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं मुस्लिम काल के रूप में? क्योंकि अगर आप देखो इस टाइम पीरियड में हमें यहाँ पर देखता है पाल, गुर्जर प्रतिहार, इधर राष्ट्रकूट दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं दक्षिण भारत में हमें चोल दिखाई देते हैं, पालों को रिप्लेस कर रहे हैं, सेन आ रहे हैं। इधर गुर्जर प्रतिहार वाला जो एक टेरिटरी था वो टूटता है और ये छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स में बढ़ जाता है, जहां हम चौहान, परमार इन सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर कहाँ पर अभी आपका दिख रहा है कि मुस्लिम का इन्वेजन हो जाएगा, लेकिन कोई रूल थोड़ी करता है। सिंध में एक छोटा सा क्षेत्र जो है यहाँ सिंध का, यहाँ पर हमें अरब जो है अटैक करते हुए दिखाई के देके यहाँ पर रूल करते हैं। बाद में 1200 के बाद सल्तनत काल चालू हो रहा है ना, सुल्तानों का काल चालू हो रहा है 1206 से। गौरी ने अटैक किया, छोटा सा क्षेत्र जीत लिया दिल्ली और उसके आसपास का। तो सल्तनत काल जो दिखाई दे रहा है 1206 से लेके 1526 तक, ये 1206 से 1526 का सल्तनत काल भी पूरे भारत में थोड़ी है, इसी क्षेत्र में है ना। ओके, इसी रीजन में रूल करते हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने थोड़ा सा इधर तक अपना विस्तार किया, लेकिन वो स्टेबल नहीं था। दक्षिण भारत में हमें दो बड़े किंगडम इस समय अस्तित्व में आते हुए नजर आएंगे, बहमनी किंगडम, विजयनगर किंगडम। इसके पैरेलल राजपूत स्टेट बने हुए हैं यहाँ पे, राजस्थान, गुजरात, राजपूत स्टेट तो लास्ट तक बने रहेंगे। आपका मुगल्स भी रूल करेंगे तब भी वो हमें दिखाई देंगे, है ना। तो उसके बाद मुगल्स आएंगे, मुगल्स यहाँ पर अटैक करके रूल करते हैं। फिर मुगल्स में औरंगजेब का ऐसा समय था जब एक बहुत बड़ी टेरिटरी दिखाई देती है, लेकिन पूरे भारत पर मुस्लिम शासन कहना अपने आप में सही नहीं है, और वो भी पूरे मध्यकाल के लिए बोलना तो बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे छोटे छोटे बीच में टाइम पीरियड आए जब इनका इंडियन टेरिटरी के एक बड़े हिस्से पे कंट्रोल हुआ, लेकिन बहुत कम समय के लिए। औरंगजेब ने दक्षिण की तरफ अभियान चलाए, लेकिन फिर दक्षिण के सारे क्षेत्र इंडिपेंडेंट हो गए उसके वापस आते ही। तो ये बोल देना कि पूरा मध्यकाल मुस्लिम काल है, कहीं से कहीं तक नहीं, और इसके सारे एविडेंसेस हैं, ठीक है। तो यही था जो संप्रदायवादी उपागम था, इन्होंने इस हिसाब से तोड़ने की कोशिश की। लेकिन ये तो हमें आज समझ आ रहा है ना, आज हमारे पास हिस्ट्री की सही समझ है, क्योंकि इतिहास को सही प्रकार से लिख दिया गया, बाद में चल के सही व्याख्या की, तर्क आधार, विज्ञान आधारित, तो हमारे पास में एक्चुअल चीजें निकल कर आई। लेकिन उस समय नहीं था, तो जब नहीं था तो ये एक्चुअल दिखाई दे रहा था। इवन बहुत सारे आज जैसे लोग अपने पेरेंट्स या बहुत सारे आस पड़ोस पास पड़ोस के, जिनको लगता है हाँ वो हिंदू काल था, फिर हम पर मुसलमानों ने रूल किया, फिर मुसलमान हम पे हिंदुओं ने, आप समझ गए, एक एक्चुअली एक दूसरे को भिड़ाने का तरीका है, लेकिन रियलिटी क्या है ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, कैम्ब्रिज स्कूल उपागम। अब कैम्ब्रिज स्कूल क्या बोलता है? इसके अनुसार एक और होगा, अच्छा दो तीन है अभी। कैम्ब्रिज स्कूल क्या बोलता है? इसके मतानुसार औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मूलभूत विरोध साम्राज्यवाद और भारतीय लोगों के बीच नहीं था, बल्कि भारतीयों के बीच ही था। ये बोलता है कि एक्चुअली यूरोपियंस जो थे, ब्रिटेन जो था, उसके और भारतीयों के बीच में ये विरोध नहीं था। जो विरोध था वो भारतीयों के बीच में ही, आपस में ही था। दो इंडियंस जो थे ग्रुप, यही आपस में लड़ रहे थे। ये कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय लोगों का औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष का उत्पाद था ही नहीं, अपितु ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रदत्त लाभों को प्राप्त करने के लिए भारतीयों के बीच संघर्ष था। ये अलग लेवल की बात कर रहा है।
अब देखो ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब एक्चुअली ब्रिटिश के फेवर में बातें कर रहे हैं, लेकिन यही है कि फेवर भी करे तो कैसे, जब दादा भाई नौरोजी जैसे राष्ट्रवादियों ने बिल्कुल इनका काला चिट्ठा खोलकर रख दिया, तो ये खुलकर तो बात नहीं कर सकते, तो खुल के ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते हैं ना। तो अब ये नहीं बोलेंगे कि वो चीजें नहीं थी, भारत में विद्रोह ही नहीं था, विद्रोह है, और बोल रहे वो विद्रोह किसके बीच में था, ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में नहीं था, इंडियंस और इंडियंस के बीच में था। अच्छा ये क्यों लड़ रहे थे, तो ये श्रमिक वाला कंसेप्ट नहीं देंगे, ये कंसेप्ट क्या देते हैं कि ब्रिटिश जब इंडिया में रूल कर रहे थे और इनके रूल से जो प्रॉफिट मिल रहा था ना, वो प्रॉफिट किसको ज्यादा मिले इसको लेकर ये आपस में लड़ जा रहे थे। ये बोल रहा था मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और ये बोल रहे थे नहीं हमें चाहिए, और इसको लेकर इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा था और ये संघर्ष हो रहा था। ऐसा इन स्कूल वालों का कहना है। आपको समझ में आ गया कितना सही बोल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, आपके काम का सिर्फ इतना ही है, यही एक एक लाइन याद रखो, डिफरेंस पता होना चाहिए आपको बस, ठीक है। अगला जो है उदारवादी और नव उदारवादी व्याख्या, ये बच्चा बन के पैदा होता है। किसका बच्चा ये बच्चा है औपनिवेशिक उपागम का, ठीक है। ये चालाक बच्चा है। कैसे, तो ये औपनिवेशिक उपागम जो था ना, उसको ही सेम उसी की बात बोलेगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बोलेगा, ताकि चीजें ना आपको ऐसा लगे कि अरे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी किसी से लड़ाई हो और मैंने उस आदमी को सुनाई नहीं देता था, या जो भी था उसको प्रॉब्लम था कान में, और मैंने गुस्से में उसको एक झापड़ मार दिया और उसी झापड़ से उसका कान ठीक हो गया। अब वो बोल रहा है मेरा तो कान ठीक हो गया। एक मोमेंट पे उसने ये बोला, फिर बोला तुमने मुझे झापड़ क्यों मारा। मैंने बोला अरे समझो, तुम झापड़ खाने से तुम्हारा कान ठीक हुआ है, तो झापड़ भी मार दिया और उसको एहसान जता दिया कि अरे तुम थैंकफुल हो हमारे लिए, ओके, तो मेरा इंटेंशन था नहीं तुमको, लेकिन जो मैंने मारा इससे तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह की विचारधारा वाले ये उदारवादी आएंगे, जो भारत में ब्रिटिश के शासन, जो ब्रिटिश ने किया उसको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो ब्रिटिश किसी उद्देश्य से तुम पे शासन नहीं कर रहे थे कि तुमसे प्रॉफिट कमाना है, और ना ब्रिटिश को तुमसे कोई प्रॉफिट मिला है। रियलिटी ये है, अगर तुम नहीं फल फूल पाए ब्रिटिश के शासन में, तो ब्रिटिश भी तुम पर शासन करके फले फूले नहीं है, इवन ब्रिटिश को लॉस हुआ है तुम पर शासन करने से। रियलिटी तो ये है, आप समझ पा रहे हैं। तो ये उनके जब खुल के बातें सामने आ गई, तो अब ढकना है, ढकने के लिए नया स्कूल आ रहा है, औपनिवेशिक उपागम का ही एक नया रूप है, थोड़े अलग टाइप का है, उदारवादी, अलग तरीके से बात करेंगे, लिबरल फॉर्म में। ये बोलते हैं साम्राज्यवाद का पुनर्मूल्यांकन किया इन्होंने, ठीक है। ये इन्हीं का नया रूप बनकर आया, दोबारा से अब मूल्यांकन खुल रहा है। क्यों, क्योंकि भाई उधेड़ दिया गया है राष्ट्रवादियों द्वारा, तो अब मूल्यांकन कैसे होगा। इसने उपनिवेशवाद के चरित्र को लेकर मार्क्सवादी, वाम उदारवादी, प्रबुद्ध वर्ग के दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाना शुरू किया। जो मार्क्सवादी बोल रहे थे या अन्य जो बोल रहे थे कि ये दो वर्गों के बीच की लड़ाई है, उस पर इसने क्वेश्चन कर दिया। इसने बोला नहीं, वर्गों की लड़ाई नहीं है, ये मत बोलो कि ब्रिटिश या भारतीय अमीर वर्ग और भारतीय गरीब वर्ग, नहीं, ये बोल रहे कि रियलिटी क्या है। इसके अनुसार उपनिवेशों का आर्थिक शोषण पूरी तरह से ब्रिटिश लोगों के लिए फायदेमंद था ही नहीं। अगर आप बोल रहे हो ना कि ब्रिटिश अभिजात्य वर्ग भी उसका शोषण करता, तो ये अपने आप में गलत है, क्योंकि एक्चुअली तो ये इसका एक्सप्लॉइट, या आप बोल रहे हो यहाँ से कुछ लॉस हो रहा है, वो ब्रिटिश के फेवर में हुआ ही नहीं। कैसे नहीं हुआ, औपनिवेशिक क्षेत्रों में ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजारों की उपलब्धता और बाहरी देशों में पूंजी निवेश, जैसे रेलवे परिवहन में, इसका कहना था कि भाई जो भी औपनिवेशिक क्षेत्र हैं उसमें ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजारों की उपलब्धता, ब्रिटेन से वस्तुएं बनकर कहाँ जा रही हैं, भारत में जा रही हैं। प्लस इसने बोला कि भारत में रेलवे जैसे प्रोजेक्ट पर ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने निवेश किया। तो जो निवेश भारत में किया, जो रेलवे भारत लेकर आए, अगर वही ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटेन में निवेश कर देते तो फिर क्या होता, ब्रिटेन को फायदा होता, इनका ऐसा कहना था। लेकिन क्योंकि बाहरी देशों में पूंजी निवेश किया, जैसे तुम्हारे रेलवे परिवहन पे ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने निवेश किया, तो ब्रिटेन में घरेलू निवेश हतोत्साहित हुआ। यानी कि अब ब्रिटेन में निवेश जो है वो थोड़ा सा कम दिखाई देगा, तुम्हारी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है ब्रिटेन के उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का, ठीक है। इसकी वजह से ब्रिटेन को फायदा नहीं हुआ है, घाटा हुआ है।
लॉस हुआ है उसका, और नवीन औद्योगिक विकास को प्रभाव पड़ा नेगेटिवली। इनका कहना है कि ब्रिटेन में जो नए उद्योग बन सकते थे, ब्रिटेन में ही औद्योगिक विकास हो सकता था, वो नहीं हुआ। अगर ये भारत में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका फायदा इसको नहीं मिला है, क्योंकि अगर भारत की जगह ये खुद इन्वेस्ट करते अपने देश में तो इसका फायदा मिलता। भाई किधर इन्वेस्ट करते, इन्वेस्ट करके उसको खाने वाला भी तो होना चाहिए ना। पॉपुलेशन कितनी है, इतनी सी छोटी सी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, ऑलरेडी वहां पे सब रेल लाइन सब कुछ बिक चुकी थी, किधर इन्वेस्ट करोगे? तो खपत नहीं है तो तुमको मार्केट ढूंढना पड़ेगा। तो तुम मार्केट ढूंढ रहे हो, देख रहे हो भारत के पास अच्छी खासी पॉपुलेशन है, तो तुम्हारा नजर पड़ा हुआ है, ठीक है, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि तुम यहाँ के रेलवे प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, ब्याज पर इंटरेस्ट तुम्हारा यहाँ से सारा जाने वाला है। कितना इंडिया को लॉस हुआ कि यहाँ से लौह इस्पात ढो ढो के लाया जा रहा है। फायदा तो तब होता ना भारत का जब लौह इस्पात उद्योग ब्रिटिश भारत में डलवाते और उद्योग बढ़ता भारत में, यहाँ से लौह इस्पात बनता, उसका रेलवे में प्रयोग होता। तो कर बस केवल रेलवे में ब्रिटेन ने निवेश किया। कैसा निवेश किया है कि ब्रिटेन के उद्योगों में लौह इस्पात बन रहा है, वो उठ के यहाँ जा रहा है, ब्रिटेन के कर्मचारी यहाँ जा रहे हैं, उनके अधिकारी जा रहे हैं रेलवे के प्रोजेक्ट पर। तो जो लौह इस्पात का पैसा भारत ने दिया, वो पैसा कहाँ गया? ब्रिटेन गया। अधिकारियों को जो वेतन मिला वो किधर गया? ब्रिटेन गया। और जो रेलवे भी बिछी वो हमारे लिए नहीं बिछ रही थी, उसी रेलवे में सेना को बिठाकर जब हम विद्रोह करते थे तो हमें डंडे मारने के लिए उन्हें भेजा जाता था। उसी रेलवे पर ब्रिटिश अपने ब्रिटेन के बाजारों के तैयार माल को डालकर दूर दराज के गांव में सप्लाई कर देते थे। जो हमारा खादी का कपड़ा जो 10 रुपए का होगा, उनके 2 रुपए की शर्ट के आगे नहीं टिक पाया, और हमारे उद्योग जो छोटे मोटे थे, कुटीर उद्योग, वो तक इन्होंने नष्ट कर दिए। तो कहाँ तुमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है भाई? तुमको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लेकिन इनको सही ठहराना है, लीपापोती करना है। तो ये आए थे लीपापोती करने के लिए, जिन्होंने विचारधारा दी कि देखो तुम्हारे यहाँ इन्वेस्ट किया, तुम्हारे यहाँ पे हमारा सामान जा रहा है, हमारा घरेलू जो उद्योग है वो प्रभावित हुआ, घरेलू निवेश पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। आप समझ रहे हो ना, लेकिन बस आपको समझना है। अब आ जाते हैं नारीवादी उपागम। इसकी तो देखो अभी तक उपेक्षा हुई थी। जैसा आपने देखा, राष्ट्रवादी पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, और एक ही तरफ उनका झुकाव है। या फिर हमने बात किया औपनिवेशिक हो गए, मार्क्सवादी हो गए, उपाश्रित हो गए, या फिर उदारवादी। देखिए ये तो सब इनडायरेक्टली यूरोप के ही फेवर में बात कर रहे हैं, बस तरीका इनका अलग अलग होगा, अप्रोच इनके अलग अलग होंगे, ठीक है। अब नारीवादी उपागम का मतलब है कि जहां पर फीमेल की बात की गई हो, है ना, वो अभी तक नहीं हुई थी। वो हमें दिखाई दी कि कब? इंडिपेंडेंस के बाद। और वो भी क्यों दिखनी चालू होती है? क्योंकि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इवन स्वदेशी में भी थोड़ी विमेंस एक्टिव थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें स्पेशल दिखाई देता है कि 1920s के आसपास ना हमें चीजें थोड़ी रिफ्लेक्ट हुई। महिलाओं का आंदोलन में खुलकर रूप सामने आया। जो महिलाएं आंदोलन में खुल के भाग ले रही थी, वो चीजें हमें यहाँ से दिखाई दी। और वहां पर थोड़ा सा महिला अधिकारों की बातें हुई, कई सारे विमेन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, महिला अलग अलग मंचों पर जाएंगी। कांग्रेस ने महिलाओं को सपोर्ट किया, उसके सेशंस का अध्यक्ष तक बनाया। तो ये सारी चीजें जो बनाया, मतलब एहसान नहीं किए, लेकिन हाँ उस मंच पर वो पहुंच रही हैं। तो धीरे धीरे अब जब महिलाएं उस मंच पर पहुंचेंगी तो महिला अधिकारों की बात होगी, उन पर जो भी उनके साथ अत्याचार हो रहा उसकी बात होगी, जो हमें यहाँ देखने को मिलता है नारीवादी उपागम में। लेकिन ये जो नारीवादी उपागम है, या जो नारियों के फेवर में लिखा जा रहा है, वो उनके हित के लिए जो लिखा जा रहा है, उनके दर्द पे जो लिखा जा रहा है, वो हमें कब दिखाई देता है? इस समय दिखाई देता है। थोड़ा लेट होती है ये चीजें। तो बस यही बोल रहा है कि इतिहास लेखन में लगभग सभी मुख्य प्रवृत्तियां औपनिवेशिक से लेकर अधीनस्थ उपागम इतिहास में महिलाओं के योगदान को स्पष्ट करने में असफल रही। पूरी तरह से महिलाओं को निग्लेक्ट ही कर दिया, कहीं पर आपने जिक्र भी नहीं सुना होगा। किसी ने बात किया तो देश, या तो बात किया तो श्रमिक वर्ग, विमेन स्पेसिफिक सेक्शन हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात कर रहा है तनिका सरकार ने बताया कि स्थापित एवं स्वचेतना परंपरा के तौर पर महिला इतिहास की शुरुआत की जाती है 1970 में, ठीक है। क्योंकि नारीवादी बुद्धिजीवी ने अब बलात्कार जैसे, दहेज
घरेलू हिंसा के विरुद्ध शक्तिशाली और उग्र आंदोलनों में स्वयं को संलग्न किया। तो जितने भी विमेन स्कॉलर्स हमें दिखाई देंगे, अब वो ऐसे मामलों पर खुल के सामने आएंगे, चाहे कहीं बलात्कार जैसा मामला है, दहेज जैसा मामला है, घरेलू हिंसा जैसा मामला है, ऐसे मामलों पे वो खुलकर सामने आएंगी। और जब सामने आएंगी तो अब इस पे लिखा जाएगा। और ये चीजें अभी भी समाज से गई नहीं है, बहुत ही दृढ़ तरीके से हैं। इवन हमारी सोसाइटी इतनी पैट्रियार्कल है, मैं बोलूँगी पैट्रियार्कल नहीं, कि लड़कियों का शोषण लड़के नहीं करते हैं, लड़के तो करते ही, लड़कियों का शोषण लड़कियां कर देती हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जहां पर जो महिला वर्ग ही है वही उसके खिलाफ आ जा रही है और वो खुद भूल जा रही है कि आप क्या कर रहे हो। तो ये चीजें आज भी हमारी सोसाइटी में जड़ की हुई हैं, बस वो बहुत ही ओपनली दिखाई नहीं देती है, जो हमें पता लगता है। और थोड़ा सा कानून का डर होता है, तो और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कानूनी रूप से भी चीजों को नेग्लेक्ट किया जाता है, जो ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखोगे तो बड़े लेवल पर नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही बोलते हैं, महिलाओं की अत्यंत दयनीय स्थिति को पंडिता रमाबाई जो है उन्होंने दर्शाया है। द हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये जो बुक है ना, एक्चुअली इसमें इन्होंने स्टेटस दिखा दिया है कि गरीब महिलाओं को छोड़ो, निम्न तबके की महिलाओं को छोड़ो, जो हाई स्टेटस की इंडियन विमेन्स है उनका बुरा हाल है। आप समझ गए कि जो बड़े घर की महिलाएं हैं उनका क्या हाल है, वो यहाँ पर दर्शाएंगी। क्या वो इन चीजों की शिकार नहीं हो रही है? हो रही हैं, लेकिन छुप के हो रही हैं चीजें। ठीक है, और कैथरीन मेयो द्वारा लिखित एमडीआर इंडिया में दर्शाया गया है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो है हमें दिखाई देंगे इस समय पे, महिलाओं के द्वारा ही लिखी जाएंगी, इन सभी मुद्दों पे लिखी जाएंगी। और यहाँ से पहली बार हमें महिला उपागम जो है वो दिखता, या जो उससे रिलेटेड सोच है, नारीवादी सोच जो है वो हमें दिखाई देती है। जब ये बुक सामने आएंगी बहुत सारे लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, महिलाएं खुद अपने अधिकारों के प्रति जागृत होंगी, देश के सामने असलियत आती है, तो फिर कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट तो पड़ता है, ना से तो हाँ सही, 1% सही, 2% ही सही। ठीक है, तो बस ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ, टफ नहीं करती, क्योंकि यूपीएससी नाम से ही अपने आप में टफ लगता है, तो फिर और क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है। ईजी से ईजी लैंग्वेज रखो, ईजी से ईजी कंसेप्ट रखो, जो भी आपको दिल कर रहा है, मुझको इतना सारा फैक्ट चाहिए, एक बार अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो सब्जेक्ट का, बस ये सब्जेक्ट पर आपकी कमांड हो जाए, उसके बाद जितना मन है ना उसमें ऐड करते रहो। और पहले ही भारी भरकम बना दोगे ना अपने एक चैप्टर को, दूसरे चैप्टर को, चीजें बहुत आगे जाएंगी नहीं, वर्क नहीं कर पाओगे आप लोग। तो इसलिए कोशिश करो पहले सिंपल एक ही लाइन ड्रॉ करो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, थोड़ा थोड़ा उसके साथ में फैक्ट को डाइजेस्ट करने की कोशिश करिए, फिर इसका दीजिए रिवीजन, नंबर ऑफ टाइम रिवीजन। अब आप एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, और हर बार कुछ फैक्ट ऐड करो उसमें, और वो स्टोरी के साथ ऐड करो। बस ये अगर आपने कर लिया तो 3 से 4 रिवीजन में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलेंगी, और वो रिजल्ट के फॉर्म में आपको दिखाई देगा कब, जब आप लोग टेस्ट लगाएंगे, वो सारी चीज़ें आपके सामने रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। फिर भी कुछ कमी रह गई तो जब आप मॉक टेस्ट करते हैं ना, उसमें अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं हुई है, तो थोड़ा सा इंटरनेट का साथ हुई, मतलब क्या, कंसेप्ट तो क्लियर है कि ये भी फैक्ट मुझे एक्स्ट्रा पता लगा, तो उसको उसमें ऐड कर लीजिए। समझ में आ गया? तो ये एक ना ग्रेजुअल प्रोसेस होता है लर्न करने का। फैक्ट को एक ही दिन में पूरा फैक्ट कहानी जैसे ऐसे रटोगे नहीं, कंसेप्ट पर क्लैरिटी बनाओ, कुछ फैक्ट्स ऐड करो, फिर रिवीजन देते हुए थोड़ा सा रिसर्च करो, चीज़ों को ऐड करते रहो, और मल्टीपल टाइम्स आप इसको रिवाइज करिए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उसका तो कोई सीमा ही नहीं है, फिर जाके आपको कुछ कंक्लूजन मिलेगा इसका। ठीक है, तो बस ये था हमारा आज का सेशन। चैप्टर नंबर 2 इसी के साथ कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 3 बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी लंबा होगा वो चैप्टर, जहाँ पर हम पढ़ने वाले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कि यूरोपियंस का भारत में आगमन हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अच्छी लगती है, समझ आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए, और कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी बताइए कि हाँ हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ताकि हम उसको नेक्स्ट क्लास में समझा सकें। और भी हमारी जो बुक सीरीज चल रही है, जैसे आर्ट एंड कल्चर चल रहा है, मिडेवल हिस्ट्री चल रहा है,
उसको साथ के साथ लेते रहिए, उसको छोड़ना नहीं है। और एंशिएंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो एंशिएंट का रिवीजन दीजिए, बार बार रिवीजन दीजिए कि जनवरी तक 2 से 3 बार उसको रिवाइज कर ले। मॉडर्न चल रहा है, मिडेवल भी चल रहा है, तो इन दोनों को पैरेलली लेकर चलिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यही रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।